हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के बारे में। ये भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जिसका उपयोग देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि रासुका क्या है, इसे कब और क्यों लगाया जाता है, इसमें कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है और परीक्षा के लिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, सभी को हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। पहले हम ये जानें अगर कि रासुका है क्या। तो पुलिस और न्याय व्यवस्था के बारे में हमारी समझ क्या है। तो पहले क्राइम होगा, हमारी जो समझ है उसमें क्या है कि पहले कोई क्राइम होगा, फिर एफआईआर होती है, फिर पुलिस गिरफ्तार करती है और न्यायालय में केस चलता है, तब जाकर के उसको सज़ा होती है, जेल होती है। तो ये है सामान्य प्रक्रिया। इसे दंडात्मक कानून कहते हैं, जहां साबित हो चुके जुर्म की सज़ा मिलती है। लेकिन यह जो रासुका है यह दंडात्मक नहीं, निवारक निरोध कानून है। इसका आधार कोई साबित अपराध नहीं बल्कि शक है। इसका पूरा दर्शन इस बात पर टिका है कि अगर राज्य को शक हो जाए कि भविष्य में किसी व्यक्ति से देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो उसे वह अपराध होने से पहले ही रोक दिया जाए। इसमें शुरुआत में अदालत या ट्रायल की कोई भूमिका नहीं होती है। और निवारक निरोध का यह कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 क्लॉज 3 से प्रेरित है, वहां से अपनी वैधता प्राप्त करता है। इसके बाद महत्वपूर्ण तिथियां हैं रासुका से संबंधित, उनको देखते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो है कि ये कानून संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो इसे 23 सितंबर 1980 को संसद द्वारा पारित किया गया और 27 दिसंबर 1980 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उस समय नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने इसको मंजूरी दी। उसके बाद पूरे देश में लागू हो गया और उस समय जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? सिर्फ 18 धाराएं हैं, इसमें 18 सेक्शन हैं। कानून छोटा और लचीला है ताकि असीमित शक्तियों के इस्तेमाल में अड़चन ना आए। अब इसकी धाराओं को समझते हैं। सबसे पहले धारा 3, इसी में वो आधार बताए गए हैं कि कब किसी व्यक्ति की आज़ादी महज शक के आधार पर छीनी जा सकती है। तो पहला तो है भारत की रक्षा, दूसरा है विदेशी संबंध। अगर कोई ऐसा काम करे कि भारत के कूटनीतिक राजनयिक संबंध खतरे में पड़े तो उस पर रासुका लग सकता है। तीसरा है सार्वजनिक व्यवस्था और चौथा है आवश्यक सेवाएं। अब इसमें एक अपवाद भी है, किन आधारों पर रासुका लगता है। तो ये 4 आधार हैं, इनका एक कोड भी है SFPE, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब इनका जो अपवाद है वो क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद इसमें शामिल नहीं है। अब हम जानते हैं कि आम आदमी पर रासुका लगाने का जो आदेश है वो देता कौन है। तो धारा 3 के तहत यह शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है, लेकिन वास्तविकता देखें तो इसका सबसे अधिक प्रयोग राज्य स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM और पुलिस आयुक्त द्वारा किया जाता है, यानी पुलिस कमिश्नर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें समय सीमा क्या है, तो समय सीमा भी है कि DM के आदेश के बाद ठीक 12 दिन के अंदर राज्य सरकार का अनुमोदन अनिवार्य है। अगर अनुमोदन नहीं मिलता है तो आदेश खुद ही रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो DM के आदेश के बाद 12 दिन के अंदर राज्य सरकार का अनुमोदन मिलना अनिवार्य है, नहीं मिलेगा तो ये खुद ही रद्द हो जाएगा। और अगर अप्रूवल मिल गया तो अगले 7 दिन के अंदर राज्य सरकार केंद्र सरकार को सूचित करेगी। ये तो रहा कि अप्रूवल नहीं मिलेगा तो वह रद्द हो जाएगा, लेकिन अगर मिल जाता है अप्रूवल तो फिर जो अगले 7 दिन है उन 7 दिनों के अंदर राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार को सूचित करेगी। और 5 से 15 दिनों के भीतर कैदी को उसकी हिरासत का कारण बताना भी अनिवार्य है। ये भी याद रखें कि गिरफ्तारी के बाद 5 से 15 दिन के अंदर कैदी को उसकी हिरासत का कारण बताना अनिवार्य है। सेक्शन 8 के तहत इसका जो सीधा अर्थ यह है कि गिरफ्तारी के बाद उसे बिना कारण बताए 15 दिन तक हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि A नाम का कोई व्यक्ति है और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उस पर रासुका लगने वाला है और वह आदेश जारी होते ही भाग गया। भाग करके कहाँ, दक्षिण भारत में केरल चला गया। तो नॉर्मल प्रक्रिया में क्या है कि दूसरे राज्य की पुलिस बुलाना, परमिशन लेना और बहुत सारे झंझट होते हैं, लेकिन रासुका में ऐसा नहीं है। धारा 4 कहती है कि गिरफ्तारी सामान्य तरीके से होगी, जैसे कि CRPC या फिर BNSS में होती है। और धारा 5 कहती है कि सरकार को यह ताकत देती है, धारा 5,
कि वह आरोपी को किसी भी जेल में शिफ्ट कर सकता है। देश की किसी भी जेल में आरोपी को शिफ्ट कर सकता है। धारा 5 के तहत यह सरकार को ताकत मिलती है। फिर धारा 6 है, कोई भी यह तर्क नहीं दे सकता है कि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी कोई भी राज्य यह तर्क नहीं देगा कि यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है रासुका के तहत। यह धारा 6 कहती है। जैसे कि वह ए नाम का जो व्यक्ति है कहीं भी भागे, रासुका उस पर लागू होगा, और उसने सरेंडर ना किया तो अंडरग्राउंड हो गया तो क्या होगा, धारा 7 लागू हो जाएगी, जो भगोड़ों के लिए है। ठीक है, कि ए नाम का जो व्यक्ति है भाग गया था, उसने सरेंडर नहीं किया, जब सरेंडर नहीं किया अंडरग्राउंड हो गया तो धारा 7 लागू होगी। फिर तो धारा 7 में क्या है, अगर कोई फरार हो जाता है तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देनी होती है और फिर शुरू होती है संपत्ति की जब्ती। अगर इसके बाद भी सरेंडर न करे तो उसे फिर 1 साल की अतिरिक्त जेल और भारी जुर्माना लग जाएगा। फिर है एक सलाहकार बोर्ड, इसका जिक्र है धारा 9, 10 और 11 में। तो यह सलाहकार बोर्ड क्या है, इसका क्या कार्य है, इसको देखते हैं। इसमें 3 सदस्य होते हैं और ये तीनों सदस्य जो होते हैं हाई कोर्ट के जज या योग्य व्यक्ति होते हैं, यानी सलाहकार बोर्ड होता है। इसका जिक्र धारा 9, 10 और 11 में है। इसमें 3 सदस्य होते हैं सलाहकार बोर्ड में, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं या फिर योग्य व्यक्ति होते हैं। प्रक्रिया क्या है, तो सरकार को 3 हफ्ते के भीतर यह मामला सलाहकार बोर्ड को भेजना होता है। फिर बोर्ड अपनी रिपोर्ट 7 हफ्ते के अंदर देगा और इस बोर्ड की रिपोर्ट बाध्यकारी होती है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि रिपोर्ट बाध्यकारी होती है या सलाहकारी होती है। तो यह एग्जाम पॉइंट है, इसको याद रखना है कि रिपोर्ट बाध्यकारी होती है। अगर बोर्ड ने कहा कि रिहा करो तो सरकार को उसे छोड़ना पड़ेगा, रिहा करना पड़ेगा, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो इस चीज को याद रखें कि इसमें जो सलाहकार बोर्ड का जिक्र है धारा 9, 10 और 11 में है। इसके अनुसार 3 सदस्य होते हैं इसमें, हाई कोर्ट के जज या योग्य व्यक्ति। सरकार को 3 हफ्ते के भीतर यह मामला सलाहकार बोर्ड को भेजना पड़ेगा। फिर बोर्ड अपनी रिपोर्ट कब देगा, 7 हफ्ते के भीतर देगा। सरकार भेजेगी 3 हफ्ते के भीतर यह मामला, लेकिन रिपोर्ट जो बोर्ड अपनी रिपोर्ट देगा वो 7 हफ्ते के अंदर देगा। और इस बोर्ड की जो रिपोर्ट है वह बाध्यकारी है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर बोर्ड ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया तब क्या होगा। ये तो बात रही कि अगर बोर्ड ने कहा रिहा करो तो सरकार को उसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर बोर्ड ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया तब क्या होगा, तो धारा 13 के तहत सजा की जो अवधि है वह तय होती है कि कोई बिना ट्रायल जेल में कितने दिन तक रह सकता है। तो 3 महीने, फिर इसे आगे बढ़ा सकते हैं, 3-3 महीने करके आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो अधिकतम सीमा है वह 12 माह है, 1 वर्ष। 1 वर्ष से अधिक किसी को रासुका में नहीं रखा जा सकता है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट है, पूछा जाएगा कि रासुका को अधिकतम कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है, तो 1 वर्ष तक। ठीक है, तो जो इसकी अवधि है 3 महीने, फिर उसके आगे 3-3 महीने करके बढ़ाई जाएगी, लेकिन 1 वर्ष से अधिक किसी को भी रासुका में नहीं रखा जा सकता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसमें एक लक्ष्मण रेखा का अपवाद भी है धारा 14A के तहत। जैसे कुछ बेहद गंभीर परिस्थितियां हैं, तो बेहद गंभीर परिस्थितियों में सरकार बिना सलाहकार बोर्ड की राय लिए भी 3 से 6 महीने तक हिरासत में रख सकती है। तो ये अपवाद भी याद रखें कि धारा 13 में क्या है, सजा की अवधि तय की जाती है, और 14A में जो अपवाद है उसे है कि कुछ बेहद गंभीर परिस्थितियों में सरकार बिना सलाहकार बोर्ड की राय लिए 3 से 6 महीने तक हिरासत में रख सकती है। उसके बाद फिर अगली धारा है धारा 15। धारा 15 में सुरक्षा और पेरोल की व्यवस्था है। अस्थायी रिहाई की बात की गई है कि शर्तों के साथ या शर्तों के बिना भी अस्थायी रिहाई की बात की गई है धारा 15 में। फिर धारा 16 क्या कहती है, धारा 16 कहती है कि गुड फेथ में यानी सद्भावना में किया गया कार्य अधिकारी पर कोई केस नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझें, जैसे किसी को रिहा भी कर दें और वह व्यक्ति उस डीएम पर मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता है। जैसे किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया, इसके बाद बोर्ड ने क्या किया, रिपोर्ट दिया कि वह निर्दोष है, उसे रिहा कर दो, तो रिहा कर दिया गया। तो रिहा करने के बाद उस डीएम जिसने आदेश जारी किया था, उस डीएम पर वह मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता है जिसने उस पर रासुका लगाया था। इसका उल्लेख धारा 16 में है। धारा 16 है कि गुड फेथ में यानी सद्भावना में किया गया कार्य अधिकारी पर कोई केस नहीं होगा। इसका उल्लेख धारा 16 में है। अब एक महत्वपूर्ण वाद है, उसको समझते हैं जो रासुका से संबंधित है। इसमें एक फेमस वाद है 1981 का A.K. राय बनाम भारत संघवाद।
रासुका जब लागू हुआ तो रासुका लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी, क्योंकि देश में उस समय आपातकाल की जातियां देखी गई थी। तो इसको क्या किया गया, चुनौती दी गई, जाके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। उस समय आपातकाल की जातियां देखी थी लोगों ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून को पूरी तरह से वैध माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऐसे सख्त कानूनों की जरूरत है, लेकिन साथ ही टाइमलाइन और बोर्ड जैसे सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन भी होना चाहिए। तो ये उस बात से संबंधित था। इसको चुनौती दी गई थी जब रासुका लागू हुआ, तब इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। इसके अलावा यह कानून विदेशियों पर भी लागू होता है। इसे फॉरेनर्स एक्ट 1946 के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो ये भी याद रखना है, एग्जाम पॉइंट है कि यह कानून विदेशियों पर भी लागू होता है। इसे फॉरेनर्स एक्ट 1946 के साथ जोड़ के देखा जाता है। और 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू हो गया। जब ये शुरुआत में लागू हुआ था तब यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, लेकिन 2019 के बाद से वर्तमान में अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में भी यह पूरी तरीके से लागू हो गया है। ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने पूरी कोशिश की है बहुत ही कम समय में आसान भाषा में इसको समझाने की, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको ज़रूर देखें। PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में इसकी PDF मिल जाएगी। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे वो वीडियो मैं उसी टॉपिक पर ला सकूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।